हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल्स को ही कंटिन्यू करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट न्यूमेरिकल फॉर टुडे। अ बुलेट फायर्ड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल हिट्स द ग्राउंड 3 किलोमीटर अवे। अगर एक बुलेट को 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया जाए तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू 3 किलोमीटर यानी कि 3000 मीटर है। By adjusting the angle of projection, can we hope to hit a target 5 किलोमीटर away? चलिए देखते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है। U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को एडजस्ट करके ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये बुलेट 5 किलोमीटर टारगेट को हिट करेगी। तो यहाँ पर साइन 2 थीटा साइन 60 अपने पास होता है √3/2। ये आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 3 किलोमीटर। चाहे तो हम आंसर को किलोमीटर में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू बन जाएगी 3 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय √3, 3.464 किलोमीटर बन जाएगा। हमारे पास u स्क्वायर बाय जी की वैल्यू आ गई 3.464 किलोमीटर। नाउ लेट अस रिकॉल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज की मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या था? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यहाँ पर मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा कितना पुट करेंगे? 45। ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1, ये हो जाएगा u स्क्वायर बाय जी। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री इज u स्क्वायर बाय जी। और यहाँ पर u स्क्वायर बाय जी की वैल्यू कितनी आई है? दिस वैल्यू कम्स आउट 3.464 किलोमीटर, जिसका मतलब क्लियर है कि इस केस में बुलेट कैन नॉट रीच बियॉन्ड दिस लिमिट, बियॉन्ड दिस डिस्टेंस, यानी कि 5 किलोमीटर तक कुछ भी हो जाए ये बुलेट हिट नहीं कर सकती। ओके, चलिए लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए। अ बॉय स्टैंड्स एट 39.2 meter, just a minute. A boy stands at 39.2 meter from a building and throws a ball which just passes through a narrow slit 19.6 meter above the ground. Calculate the velocity of projection of ball. Question हमारे पास क्या है कि एक बिल्डिंग जिसमें एक कहीं नैरो स्लिट है, एक बारीक सी स्लिट है, बच्चा इस बिल्डिंग से 39.2 मीटर दूर खड़ा है एंड इस बच्चे ने एक बॉल को थ्रो किया। यहाँ से एक बॉल थ्रो की गई और ये बॉल इस नैरो स्लिट को जस्ट पास कर रही है, यहाँ से जस्ट पास करते हुए निकल रही है। तो यहाँ पे नैरो स्लिट को आसानी से पास कैसे किया जाएगा? ये रही स्लिट, इसको पास करने का सही तरीका या कंफर्टेबल वे क्या होगा कि जो बॉल है इट शुड बी पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। मीन्स वी कैन एज्यूम दैट जो बिल्डिंग की हाइट है या जो नैरो स्लिट का डिस्टेंस है फ्रॉम द ग्राउंड अबव द ग्राउंड, इट कैन बी टेकन एज मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट बाय द बॉल। हम मान सकते हैं कि जब ये बॉल स्लिट के पैरेलल पहुंची या स्लिट तक पहुंची तब इसकी वेलोसिटी पैरेलल हो गई थी। मीन्स दिस वाज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। मीन्स अब मेरे पास मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आ गई है 19.6 मीटर। मुझे फाइंड आउट क्या करना है? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। मुझे u की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। मेरे पास h की वैल्यू है, क्या मैं यहाँ से r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ? देखो हमें ये पता है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो सिमेट्रिकल होता है, जितना यहाँ पे होगा उतना ही हिस्सा इधर भी आएगा। दिस डिस्टेंस इज आल्सो गोइंग टू बी 39.2 मीटर। इन दोनों को ऐड कर दोगे ये बन जाएगा 78.4 मीटर। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट दोनों आ गए हैं। इन दोनों को यूज़ करते हुए हम लोग
एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, रतन चोर है, r tan थीटा इज इक्वल टू 4h। r कितना है 78.4, tan थीटा हमें पता नहीं, 4 into h means 19.6। I think this is again 78.4। तो अगर 78.4 दोनों साइड से आ गया है, tan थीटा हो जाएगा 1, जिसका मतलब थीटा की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। इट मीन्स थीटा इज 45 डिग्री। नाउ हमें क्या देखना था, वेलोसिटी विद विच बॉल वाज प्रोजेक्टेड। हम हॉरिजॉन्टल रेंज r का फॉर्मूला ट्राई कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है हमारे पास u स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, 2 थीटा, थीटा हमारे पास आया 45, साइन 2 थीटा हो जाएगा 90 डिग्री बाय g। हॉरिजॉन्टल रेंज है भाई साहब हमारे पास 78.4, यानी कि u स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी 784। अगर मैं यहाँ पर g की वैल्यू 10 सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो यहाँ से हम u की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 784, दिस वैल्यू शुड बी 28। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, इट शुड बी 28 मीटर पर सेकेंड। सो दिस शुड बी रिक्वायर्ड आंसर। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ बॉल इज थ्रोन at angle theta and another ball is thrown at an angle 90 minus theta। एक बॉल को थीटा पे, दूसरी को 90 माइनस थीटा पे। इसमें हमने कुछ खास सिचुएशन पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में। हमने कहा था कि अगर एक एंगल थीटा दूसरा 90 माइनस थीटा हो तो हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू सेम होती है। मीन्स इस क्वेश्चन में हमें इनडायरेक्टली ये इंफॉर्मेशन दे रखी है कि हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू आएगी सेम। दोनों बार जो बॉल है दैट इज प्रोजेक्टेड विद सेम इनिशियल वेलोसिटी 39.2 मीटर पर सेकेंड, बट ये गिवन है कि सेकेंड टाइम बॉल 50 मीटर हाई गई एज कंपेयर टू फर्स्ट बॉल। मीन्स सिचुएशन इज लाइक दिस कि बॉल को 2 बार फेंका गया, दोनों बार हॉरिजॉन्टल रेंज तो सेम थी, बट दोनों बार जो हाइट अटेन हुई उस हाइट का जो फर्क है वो है 50 मीटर। ठीक है, टोटल हाइट अगर मैं h2 मान लूँ सेकंड केस में, तो सेकंड केस में हाइट तो ज़्यादा थी बट हॉरिजॉन्टल रेंज डेफिनेटली सेम होगी क्योंकि एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा है। अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूँ तो नेचुरली सेकंड केस में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्वेश्चन में हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 39.2 मीटर पर सेकंड, तो मैं g की वैल्यू यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकता हूँ। ओके, एज पर क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, इन दोनों की हाइट का डिफरेंस h1 माइनस h2 हमें 50 गिवन है। Say this is equation number 1. Let us try to find out h1 and h2. मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। u is given to us 39.2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एज सच आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2g। 2 into g means 9.8, means I think we will get here 39.2 into 2 साइन स्क्वायर थीटा। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, यानी कि ये होगा 78.4। प्लीज़ चेक आउट क्या ये कैलकुलेशन सही है। फर्स्ट केस ये हो गया। सेकंड केस में हाइट के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह अब ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। समझ आया क्यों? क्योंकि इस पर मुझे एंगल यूज़ करना है 90 माइनस थीटा, मुझे फार्मूला लिखना है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो ये मेरे पास हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 का मल्टीपल है, 90 का ऑड मल्टीपल है, तो साइन का बन जाएगा कॉस, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू जी। ये सारी वैल्यूज सेम रहेंगी, ये हो जाएगा 78.4 साइन स्क्वायर दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा। से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2,
Adding equation number 1 and 2, we can write down h1 plus h2. ये हमारे पास हो जाएगा 78.4, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta. Sin square theta plus cos square theta is 1. It means that h1 plus h2 is equal to 78.4. अब देखो हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिखी थी, है ना। थोड़ा सा चेंज करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ, तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 and 3 या एडिंग 2 and 3, अब हम लोग यूज़ करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को। एक इक्वेशन में h2 माइनस h1 है, एक इक्वेशन में h1 प्लस h2 है। इन दोनों को ऐड कर देते हैं। एडिंग 1 and 4, एडिंग 1 and 4, h1 हट जाएगा, 2h2 आ जाएगा। 2h2 हमारे पास हो जाएगा 128.4, यानी कि h2 की वैल्यू हो जाएगी 64.2 मीटर। We got h2 is equal to 64.2 मीटर, एंड अगर h2 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो h1 की वैल्यू आ जाएगी। दिस विल कम आउट 14.2 मीटर। दिस शुड बी रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ r is the horizontal range for inclination theta and h is the maximum height attained, show that the maximum range is given by this relation। तो हमें इस रिलेशन को सॉल्व करना है, एंड वी आर गोइंग टू प्रूव दैट दिस रिलेशन रिप्रेजेंट मैक्सिमम रेंज। ओके, हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, नथिंग स्पेशल, जस्ट सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यूज। फॉर्मूला याद होना चाहिए, नथिंग एल्स। आर का फॉर्मूला क्या था? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर बाय जी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 इंटू एच की वैल्यू क्या थी? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g प्लस 2 टाइम्स h is u square sin square theta by 2g। ये 2 and 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर एक g कैंसिल आउट होगी और एक g बचेगी, ये 4 बचेगा। तो वी कैन फर्दर सिंप्लीफाई दिस। u raised to power 4 साइन 2 थीटा को मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ। आई कैन राइट डाउन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इसका है हमारे पास होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। ये जी कैंसिल आउट हो गई थी, यहाँ पे एक बचा था 4, एक बचा था हमारे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इधर क्या बचा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। अब देखो यहाँ पर भी ये कैंसिल आउट हो गई, यू स्क्वायर बचेगा, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये 4 है, ये 4 और 4 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिमिलरली ये साइन स्क्वायर थीटा है, बेसिकली जब स्क्वायर करेंगे तो ये भी साइन स्क्वायर थीटा ही बन जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय जी प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। अगर आप यहाँ से यू स्क्वायर बाय जी कॉमन रखोगे, ब्रैकेट में बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, यानी कि u स्क्वायर बाय जी हमारे पास आ गया। एंड अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करो, दिस रिप्रेजेंट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज देखो बेटा, हमारे पास फॉर्मूला क्या था? u स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा? 1, मैक्सिमम रेंज के लिए 1। तो यू स्क्वायर बाय जी रिप्रेजेंट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, और यहाँ पर भी कैलकुलेशन में सेम आ गया है। मीन्स हम लोग यहाँ से स्टार्ट करके इस रिजल्ट तक मैक्सिमम रेंज तक पहुँच चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी कंसेप्चुअल है, ध्यान से समझेंगे। शो दैट देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ टाइम फॉर विच अ प्रोजेक्टाइल इज एट सेम हाइट। हमें ये प्रूव करना है कि टाइम की 2 वैल्यूज़ होंगी, इस पे प्रोजेक्टाइल सेम हाइट पे होगा।
और ये कंसेप्चुअली बिना हम कुछ किए समझ सकते हैं कि सेम हाइट दो बार आएगी, सिवाय मैक्सिमम हाइट के दो बार सेम हाइट आएगी। मान लो प्रोजेक्टाइल एक बार है यहाँ पर व्हेन टाइम इज t1 एंड दूसरी बार प्रोजेक्टाइल यहाँ पर है व्हेन टाइम इज t2। तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गेट टू टाइम्स फॉर विच हाइट h इज सेम। सेकेंड पार्ट जो हमें प्रूव करना है वो क्या है, इन दोनों टाइम्स का सम टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा। इसको बिना कैलकुलेशन के पहले मैं कंसेप्चुअली समझाऊंगा, फिर मैथमेटिकली करेंगे। देखो बेटा, हम लोग ये बात कर चुके हैं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये पूरा सिमेट्रिकल रहता है, ये हाफ और ये हाफ बिल्कुल एक जैसे होंगे, जिसका मतलब ये है कि जितना टाइम पार्टिकल को यहाँ तक पहुँचने में लगा, इधर से h हाइट कवर करने में लगा, उतना ही टाइम उसे नीचे आने में भी लगेगा। यानी कि ये वाला जो टाइम है, अगर इधर से ये टाइम t1 था तो ये टाइम भी कितना होगा, t1 होगा। क्लियर? अब ध्यान से, ये पूरा टाइम है t2 और ये टाइम कितना हो गया, t1। तो इन दोनों टाइम्स का सम कितना हो गया, t1 प्लस t2 एंड दिस विल रिप्रेजेंट टाइम ऑफ फ्लाइट। ये होना ही चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई ना? यहाँ तक टाइम t1, ये पूरा टाइम t2, ये टाइम और ये टाइम बराबर है। तो यानी कि इस टाइम t1 में अगर t2 ऐड कर दूं तो प्रोजेक्टाइल का पूरा टाइम कवर हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास आ जाएगा। यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट शुड बी t1 प्लस t2। हमें ये पार्ट भी प्रूव करना है। फर्स्ट हम प्रूव करेंगे कि दो वैल्यूज हैं t1 एंड t2, देन हम प्रूव करेंगे कैपिटल T यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू t1 प्लस t2। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमें h और t को रिलेट करना है ना। हमें कहा गया है कि एक हाइट के लिए, सेम हाइट के लिए टाइम की दो वैल्यूज है। हाइट कौन सी डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन में है। अब इस क्वेश्चन में हमारा कोई डायरेक्ट पढ़ा हुआ फॉर्मूला यूज नहीं होगा, हमारे कंसेप्ट्स यूज होंगे। वी विल डिस्कस motion in the vertical direction, that is motion along y-axis. So what is initial velocity along y-axis? u sin theta, बहुत बार कर चुके हैं। एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस इज माइनस जी, और हमें डिस्प्लेसमेंट कितना लेना है, h। सो दिस इज h। तो हमारे पास एस वाई का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई की वैल्यू है हमारे पास h, यू वाई की वैल्यू है हमारे पास u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। यही हो जाएगा। मुझे यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी इन टी। आई कैन राइट डाउन 2h इज इक्वल टू 2u साइन थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर। अब हम इसको थोड़ा जी अरेंज करेंगे, हम लिखेंगे जी टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू टी, ये इधर आ गया, प्लस 2h इज इक्वल टू 0। सो वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड डेफिनेटली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आएंगे। दोनों रूट्स डेफिनेटली यहाँ पर हम प्रूव करेंगे कि रियल है। ओके, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तरीका है तो आप डिस्क्रिमिनेट फाइंड आउट कर लो। अगर डिस्क्रिमिनेट हमारे पास लेस देन 0 नहीं आता है कि डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 आ जाती है, इट मीन्स दैट वी हैव टू रूट्स। ओके, तो लेट्स गो फॉर दिस। टी का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। राइट बच्चों, तो यू विल गेट योर आंसर, यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ टी। नेक्स्ट पार्ट इज कि इन दो टाइम्स का जो सम है वो कितना होना चाहिए, माइनस बी बाय 2a। इन दो टाइम्स का सम क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। ऐसा करते हैं, सम ऑफ रूट्स की बात करते हैं। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन 2a। माइनस बी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 2u साइन थीटा माइनस बी अपॉन
ए हमारे पास है ये, आपको याद होगी ये हम लोगों ने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पहले से ही पढ़ रखा है। तो ये बन गया टाइम ऑफ फ्लाइट, हमें पता है 2u sin थीटा बाई जी क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि t1 प्लस t2 इज इक्वल टू t, ठीक है। सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ टू वैल्यूज ऑफ टाइम इज टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो यहाँ पर जो t की दो वैल्यूज आई वो कौन सी थी, वन कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस टाइम, सेकेंड कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस टाइम, यानी कि ये जो टाइम है वो दो रूट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है t1 एंड t2 को। इनका ही हमने सम लिखा था -b/a। मेरे ख्याल से आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग वीडियो पॉज करके स्टेटमेंट को समझ लीजिएगा, पहले खुद से डायग्राम बनाइएगा फिर मेरे साथ कंपेयर करिएगा। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि एक फाइटर प्लेन है जो कि 1.5 किलोमीटर की हाइट पे हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है। ग्राउंड से इसकी हाइट है 1.5 किलोमीटर यानी कि 1500 मीटर। इट इज़ फ्लाइंग एट ए स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर। जब आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 200 मीटर पर सेकेंड। जब ये एयरक्राफ्ट इस पोजीशन पे था तब ठीक इसके नीचे से एक एंटी एयरक्राफ्ट गन से एक शेल फायर किया गया। एंटी एयरक्राफ्ट गन से एक शेल फायर किया गया जिस शेल की स्पीड हमें 600 मीटर पर सेकंड दी है। एंड हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि बताइए ये एंगल थीटा कितना होना चाहिए ताकि ये शेल इस एयरक्राफ्ट को, इस प्लेन को हिट कर सके। सिचुएशन क्लियर है। अब यहाँ पर जो सीखने वाली बात है वो है कंडीशन, कब या अंडर विच कंडीशन ये शेल इस एयरक्राफ्ट को हिट कर पाएगा। सिचुएशन को हम ऐसे समझेंगे, ये मेरा ऊपर वाला हाथ है जो कि एयरक्राफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे वाला हाथ है मेरा जो शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसको हिट करना है, एयरक्राफ्ट कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा, शेल को भी ऊपर भी आना है और साथ में आगे भी जाना है, यही सिचुएशन होगी। ये कुछ ऐसे होगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। आप सिचुएशन को देखो, अगर शेल की स्पीड, हॉरिजॉन्टल स्पीड की बात करूँ, सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्पीड की, अगर शेल की हॉरिजॉन्टल स्पीड ज़्यादा होगी तो ये एयरक्राफ्ट से आगे निकल जाएगा। अगर शेल की हॉरिजॉन्टल स्पीड कम होगी तो ये एयरक्राफ्ट से पीछे रह जाएगा, यानी कि एयरक्राफ्ट आगे निकल जाएगा। तो अगर शेल को, एयरक्राफ्ट को हिट करना है तो इन दोनों की, शेल एंड एरोप्लेन की, दोनों की हॉरिजॉन्टल स्पीड सेम होनी चाहिए। वर्टिकल स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्टिकल स्पीड सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि ये इस हाइट तक पहुंच पाए। तो सिचुएशन क्या होगी कि इन दोनों की हॉरिजॉन्टल स्पीड सेम होनी चाहिए। एट द सेम टाइम शेल ऊपर उठता चला जाएगा एंड अल्टीमेटली इट विल हिट द एयरक्राफ्ट। सो कंडीशन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ शेल, velocity of shell should be equal to speed of aircraft, ठीक है, या एरोप्लेन, जो मर्जी लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, ये मत सोच लेना यहाँ पे वेलोसिटी लिखा है तो टेंशन हो जाएगी। ओके, अब मैं यहाँ पर अगर कंपोनेंट्स लेता हूँ 600 मीटर पर सेकंड के, तो इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। जिस तरफ एंगल थीटा होता है उस तरफ कंपोनेंट आता है cos थीटा वाला, इधर हो जाएगा 600 cos थीटा और इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाएगा 600 sin थीटा। तो हिट करने के लिए जरूरी कंडीशन क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि 600 sin थीटा शुड बी इक्वल टू स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट विच इज गिवन टू अस 200, यानी कि sin थीटा की वैल्यू मेरे पास बन जाएगी 1/3। यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी sin इनवर्स 1/3। आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। हमने sin इनवर्स 1/3 की वैल्यू याद नहीं की है, बट ये अप्रॉक्सीमेटली 19 डिग्री होती है, 18.9 डिग्री, या अप्रॉक्सीमेटली आप इसे 19 डिग्री लिख सकते हो sin इनवर्स 1/3। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया कि कितने एंगल के साथ इसे फायर किया जाना चाहिए। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि अगर ये एयरक्राफ्ट खुद को बचाना चाहता है कि शेल जो मर्जी हो जाए, शेल इसको हिट ना करे, तो उस केस में इस एयरक्राफ्ट की हाइट कितनी होनी चाहिए, इसे कम से कम कितना ऊपर फ्लाई करना चाहिए।
क्या मेरी स्टेटमेंट क्लियर है? अब मैं इसको यूं समझ के चलता हूं, क्वेश्चन में थोड़ी सी ना एम्बिग्यूटी है, क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है 100%। मैं ये मान के चलता हूं कि शेल को 19 डिग्री पे फायर कर दिया गया है, फायर करने के बाद मैं उससे बचना चाहता हूं, ठीक है। तो यानी कि एयरक्राफ्ट को थोड़ा सा ऊपर उठना है, क्वेश्चन ये है कितना ऊपर उठना है। तो अगर मैं शेल की बात करूं, शेल इस तरह से पैराबोलिक पाथ फॉलो करता हुआ पहुंचेगा। क्या ये क्लियर है? ये एंगल जो फायर या जिसे हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। अगर एयरक्राफ्ट इस हाइट पे हो तो ये कभी भी शेल कभी भी एयरक्राफ्ट को हिट नहीं कर पाएगा। तो मुझे देखना है ये हाइट की वैल्यू कितनी होगी। शेल के लिए मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमारे पास बच्चों आएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि जो हमारी डेरिवेशन है उसमें एंगल होता है विद हॉरिजॉन्टल। इस बार क्वेश्चन में जो हमने एंगल कैलकुलेट किया है वो किया है विद वर्टिकल। तो बाय 2g यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह आएगा 90 माइनस थीटा बाय 2g। तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू किसकी स्पीड होगी? शेल की। ये हो जाएगी हमारे पास 600 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी को मैं यहाँ पर 10 ले लूँगा। तो मेरे पास ये हो जाएगा 636 अपॉन 20 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो है नहीं, बट मेरे पास क्या है? साइन थीटा। तो साइन थीटा को यूज़ करके मैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिख सकता हूँ। आई कैन राइट इट लाइक दिस, कोई समस्या नहीं है। ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 18,000 बचेगा। ये हमारे पास आ गया 18,000 इंटू 1 माइनस 1/9, दिस बिकम्स 8/9, 18000 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 9, ये हो गया हमारे पास 2000, दिस कम्स आउट 16,000 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर। मीन्स अगर ये एयरक्राफ्ट 1.6 किलोमीटर की हाइट पे फ्लाई करता है तो ये सेफ रहेगा, शेल कभी भी इसे हिट नहीं कर पाएगा इफ फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट एंगल शुड ए बॉडी बी प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 24 मीटर पर सेकेंड जस्ट टू पास ओवर एन ऑब्स्टेकल which is 16 meter high and at a horizontal distance of 32 meter। यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, इसमें ये लिखा हुआ है कि 16 मीटर हाई एंड 32 मीटर डिस्टेंस के ऊपर। आप लोगों ने जल्दी नहीं करनी है, आप लोगों ने ये डिसाइड नहीं कर लेना कि 16 मीटर इज गिवन टू अस एज अ मैक्सिमम हाइट या 32 मीटर इज गिवन हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, आराम से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि हमने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया, मुझे नहीं पता ये पॉइंट पी कहाँ आएगा, ये जस्ट मैंने तुक्का मारा है, ये कहीं पे भी हो सकता है कि यहाँ पर हमारे पास 32 मीटर डिस्टेंस है एक्स एक्सिस में यानी कि हॉरिजॉन्टल में, और वाई एक्सिस में डिस्टेंस दिया हुआ है 13 मीटर। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इस प्रोजेक्टाइल को कितने एंगल पे फायर किया जाए ताकि ये प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट को क्रॉस कर सके। स्टेटमेंट क्लियर है? चलिए, अब हमें y, x एंड u गिवन है, वी हैव टू फाइंड आउट थीटा। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। हमारे पास इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। y की वैल्यू है हमारे पास 16, x की वैल्यू है 32। हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्वेश्चन में g की वैल्यू 10 दे रखी है, x की वैल्यू 32 सब्स्टिट्यूट करनी है, u हमें 24 गिवन है, 24 स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है, ये 1/cos स्क्वायर थीटा है। तो मैं कैलकुलेशन आसान रखने के लिए इसको सीकेंट स्क्वायर थीटा लिख लूँगा। अब हमें जितनी कैलकुलेशन हो सके वो सिंप्लीफाई करनी है। यहाँ पर -5 हो जाएगा, ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं समझाने के लिए इसको 24 मल्टीप्लाई बाय 24 लिख लेता हूँ। ये मेरे ख्याल से कट जाएगा 8 के टेबल पे 4343। इज दैट ओके? 80 बाय 9, इज इट करेक्ट? सीकेंट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मेरे ख्याल से आपको ये कैलकुलेशन क्लियर होगी। अब हमें इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है।
क्या मैं इसको 16 के टेबल पे कैंसिल आउट कर सकता हूँ? आंसर इज यस। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -5/9 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 9 को मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन में, ये हो जाएगा 18 tan थीटा -5 tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये हमारे पास tan थीटा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है। ये इधर शिफ्ट हो गया, -18 tan थीटा प्लस 9 प्लस 5 14 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो गया। फैक्टर्स बनाने का यहाँ पे थोड़ा झमेला रहेगा, तो मैं यहाँ पर tan थीटा को सॉल्व करता हूँ। tan थीटा का फॉर्मूला हमारे पास है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप लोग इसे खुद सिंप्लीफाई कर लेना। मेरे पास यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू, दो वैल्यू आ जानी चाहिए। एक अपने पास आएगी 2.46, दूसरी 1.4, ठीक है। 2.46 एंड दूसरी आ रही है 1.4। एक आएगी कॉरस्पॉन्डिंग टू प्लस, दूसरी आएगी कॉरस्पॉन्डिंग टू वाई, सॉरी प्लस एंड माइनस। मेरे ख्याल से ये स्टेप आप लोगों को क्लियर होगा। अब यहाँ से थीटा की दो वैल्यूज आएंगी। बेटा इसका ना कोई बढ़िया सोल्यूशन नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे लिख के छोड़ सकते हो tan इनवर्स 2.46 और दूसरा आंसर लिख सकते हो tan इनवर्स 1.4, या इसकी एग्जैक्ट वैल्यू देखने के लिए आप लोगों को लॉग टेबल रेफर करना पड़ेगा। और लॉग टेबल अगर अवेलेबल है तो देख लीजिए, नहीं तो यहाँ पे छोड़ देना। मेरे पास ये वैल्यू लिखी हुई है 67.9 डिग्री एंड दूसरे केस में ये वैल्यू अपने पास लिखी हुई है 48.8 डिग्री, ठीक है। नो गुड सॉल्यूशन टू दिस। मैंने आपको जब मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाए थे तब मैंने आप लोगों को अप्रॉक्सीमेशन सिखाई थी, तो मैं उस अप्रॉक्सीमेशन के थ्रू आपको समझा देता हूँ कि अगर मुझे इसका अंदाज़ा लगाना होता तो मैं रफ एस्टीमेट कैसे लगाता, ठीक है। लेट अस ट्राई दैट पार्ट। हमें पता है tan 45 डिग्री होता है 1, हमें पता है tan 60 डिग्री होता है √3 मीन्स 1.732, ओके। अब जो 1.4 है इन दोनों के बीच में कहीं है, तो मैं एस्टिमेट कर सकता हूँ 45 से ज़्यादा और 60 के बीच का कुछ आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली। अगर मुझे गेस करना होता तो मैं 50 डिग्री के आसपास इसका अंदाज़ा लगा देता, बट एग्जैक्ट वैल्यू है 48.8। सिमिलरली अगर मुझे 2.46 को गेस करना होता तो ये थोड़ा और डिफ़िकल्ट हो जाता। tan थीटा है हमारे पास 2.46, हमें tan 60 तो पता है, tan 60 हमें पता है √3 विच इज़ 1.732। उसके बाद हमें tan 76 पता है ना। tan 76 कितना होता है बेटा? 4, याद होगा आपको, हमने इसी चैप्टर में भी इसको यूज़ किया है। तो अब ये वैल्यू है 2.46, तो 60 और 76 के बीच में कहीं आएगी। यू कैन गो फॉर सम अप्रॉक्सीमेशन। अगर MCQ है तो आप बढ़िया से अपना आंसर क्लिक कर पाओगे। अच्छा, फिर अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये दो वैल्यूज़ की सिग्निफिकेंस क्या है, वाई इस आंसर में दो वैल्यूज़ क्यों आ रही है। तो बेटा ये पॉसिबल है कि जो हमने पॉइंट P ड्रॉ किया था वो दो अलग अलग तरीकों से इस पार्टिकल, इस प्रोजेक्टाइल के पाथ में आता हो, ठीक है। दो अलग अलग एंगल्स आ गए, θ1 एक स्मॉलर वन, दूसरा एंगल हो गया θ2। इन दोनों एंगल्स के लिए ही ये पॉइंट P से ऑब्जेक्ट या प्रोजेक्टाइल क्रॉस करता हो। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। A body is projected with initial velocity u of 10 meter per second at an angle 60 degree with the horizontal. After some time, it is moving at an angle 30 degree with the horizontal. After some time, इसकी velocity v है और अब ये velocity थोड़ी सी flatten, मतलब कि हॉरिजॉन्टल की तरफ झुक गई है। मीन्स पहले अगर एंगल 60 डिग्री बन रहा था, अब ये एंगल 30 डिग्री बन गया है। तो दिस इज द सिचुएशन। यहाँ पर भी मैं इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स लिख सकता हूँ, यहाँ पर भी इनिशियल वेलोसिटी एट एनी टाइम p, ये एट एनी पॉइंट p वेलोसिटी के दो कंपोनेंट लिखे जा सकते हैं।
क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी एट दैट इंस्टेंट। मीन्स जब ये एंगल 30 डिग्री है तब बॉडी की स्पीड यानी कि v की वैल्यू क्या है। वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, 1 मिनट क्वेश्चन। वीडियो पॉज देके सोचो 1 मिनट में कैसे किया जा सकता है। हिंट भेजता हूं, फिर सोचना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल मोशन क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है। हॉरिजॉन्टल मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन, जिसका मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी will remain constant throughout the motion. It means that जितनी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर है along x axis उतनी ही यहाँ पर भी रहेगी। ये वैल्यू u हमें कितनी दे रखी है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का x कंपोनेंट हर टाइम पे, हर पॉइंट पे, हर पोजीशन पे सेम रहेगा। ux कितना हो गया? u cos 60 एंड आफ्टर सम टाइम ये कितना हो गया? v cos 30। क्लियर? हमें u गिवन है 10, cos 30 होता है भाई साहब 1/2 एंड cos 60 सॉरी, एंड cos 30 यहाँ पे हो गया हमारे पास √3/2। ये 2 and 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। v की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 10/√3, या आप इसे लिख सकते हो 30। ठीक है, ये भी गुड इनफ है। 10/√3 मीटर पर सेकेंड इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेटमेंट आप लोग खुद समझना, डायग्राम मैंने ड्रॉ कर रखी है, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे आऊँगा। ओके, क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? वी हैव गिवन अ ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल का बेस है AC और एक वर्टेक्स यानी कि A पॉइंट से एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया, मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल या विद द बेस। ये प्रोजेक्टाइल A पॉइंट से यानी कि एक वर्टेक्स से, ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से शुरू हुआ, दूसरे वर्टेक्स को टच करता हुआ, ग्रेस करता हुआ, जस्ट टच करता हुआ तीसरे वर्टेक्स के ऊपर जाके गिरा। यानी कि ये प्रोजेक्टाइल तीनों वर्टिसेस को टच कर रहा है। ठीक है, एंगल अल्फा बीटा आपको बेस के साथ गिवन है, एंगल थीटा आपको गिवन है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंड यू आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस रिलेशन या यू आर गोइंग टू प्रूव दिस रिलेशन। tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा। गुड कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे। शुरू में हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन में क्लिक ना करे, खुद से समझ ना आए कि स्टार्ट कहाँ से करना है। दैट इज़ वाई आई एम हेयर टू हेल्प यू। तो AC यहाँ पर मेरे पास क्या है? हॉरिजॉन्टल रेंज। ये क्या होगा भाई? A से D तक का डिस्टेंस मैं ले सकता हूँ से x है, तो ये दूसरी तरफ का डिस्टेंस क्या बचेगा अपने पास? r माइनस एक्स। ये बात बड़ी क्लियर कर लो कि मेरी डायग्राम में ना बाय चांस जो B है थोड़ा सिमेट्रिकल सा लग रहा है इस पैराबोला में, इस प्रोजेक्टाइल मोशन में, बट इसका सिमेट्रिकल होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जैसे मैं एक और डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूँ। हो सकता है कि B पॉइंट यहाँ पे हो, डजेंट मैटर, तो ये मेरे पास y बन जाएगा, तो उसके हिसाब से एंगल्स चेंज हो जाएंगे, मतलब डायग्राम चेंज हो जाएगी, सिंबल्स तो वही रहेंगे अल्फा बीटा एंड थीटा। ओके, सो दिस इज सिचुएशन। अब हमें इसको ट्राई करना है। इस क्वेश्चन में मैं सेकेंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री यूज़ करूंगा, जो मैंने कहा था कि कंपटीशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो हमने तब इक्वेशन क्या लिखी थी? y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर। आपको याद होगा। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, A पॉइंट से B पॉइंट तक की बात करता हूँ। लुक एट दिस, A से B पॉइंट तक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है? x। वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है? y। परफेक्ट है। तो ये पूरे के पूरे सिंबल्स हमारे इस डायग्राम के साथ मैच कर रहे हैं। अब y अपॉन x क्या हो जाएगा? डायग्राम से समझाने के लिए मैं थोड़ा सा ये ब्लू कलर वाली डायग्राम को हटा रहा हूँ। आप लोग अब देखिए y बाय x क्या हो जाएगा इन ट्रायंगल ABD।
इन ट्रायंगल ABD y बाय x क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस y अपॉन x, दिस इज गोइंग टू बी tan अल्फा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ y बाय x इज इक्वल टू tan थीटा इंटू एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे x माइनस आर अपॉन आर हो जाएगा। y बाय x है अपने पास tan अल्फा, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास tan अल्फा की वैल्यू हो गई है tan थीटा इंटू आर माइनस एक्स अपॉन आर। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमें ये पता है कि प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है वो सिमेट्रिकल होता है, चाहे आप राइट से फेंको चाहे आप लेफ्ट से फेंको, दोनों केस में एग्जैक्टली सेम मोशन रहेगा। हमने ये बात कही थी कि सेंटर के अबाउट ये सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। तो अगर मैं इस प्रोजेक्टाइल को C पॉइंट से फायर करूं with initial velocity u making an angle theta with the horizontal, तो ये exactly same path follow करेगा, ठीक है। This is conceptual point। ध्यान से सुनो मेरी बात कि अगर मैं एक ही जगह C पॉइंट से फायर करूं सेम स्पीड से सेम एंगल विद हॉरिजॉन्टल, तो सेम पाथ ट्रैजेक्टरी सेम आएगी, ओके। अब मैं इसी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को राइट साइड से अप्लाई करूंगा, यानी कि मैं C को मान के चलूंगा एंगल ऑफ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो अब मेरे पास मैं डिस्कस करूंगा मोशन बिटवीन C टू B, C से B के बीच में। ध्यान से देखिए, C से B के बीच में हम क्या लिखेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना कवर हुआ y, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना कवर हुआ r माइनस x, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में r माइनस एक्स इंटू tan थीटा। समझ आ गया बेटा, वैसे यहाँ पे x होता है बट x रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस कवर्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यहाँ पर x की जगह क्या हो जाएगा r माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर होता है, x की जगह क्या हो जाएगा r माइनस एक्स बाय आर। उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इसको मैं रीअरेंज करता हूँ, y अपॉन r माइनस एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, सॉल्व करने के बाद यू विल गेट दिस वैल्यू x बाय आर। नाउ प्लीज रेफर ट्रायंगल BCD। ध्यान से देखो बच्चों, ट्रायंगल BCD, इस ट्रायंगल BCD में आपको tan बीटा मिलेगा। ये कितना होगा y अपॉन r माइनस एक्स। देखो जरा ध्यान से, मिला। तो यहाँ पर मैं y अपॉन r माइनस एक्स की वैल्यू कितनी पुट कर दूंगा, tan बीटा, यानी कि मैं लिख सकता हूँ tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स बाय आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है बच्चों, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में आ गया tan अल्फा, इक्वेशन नंबर 2 में आ गया tan बीटा। तो एडिंग दीज टू इक्वेशंस, adding equation number 1 and equation number 2, अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो अपने पास क्या आएगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा। राइट साइड में कॉमन क्या आ जाएगा, tan थीटा। इधर हमारे पास है r माइनस एक्स बाय आर प्लस एक्स बाय आर। एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लो, यू कैन गेट दिस वैल्यू कम्स आउट 1, यानी tan अल्फा प्लस tan बीटा कम्स आउट tan थीटा। दिस इज व्हाट वी विश टू प्रूव। अब हम लोग कुछ एक कंसेप्चुअल पॉइंट डिस्कस करेंगे फॉर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। हमारे पास ये एक प्रोजेक्टाइल जिसको फायर किया गया विद इनिशियल वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ए पॉइंट से फायर किया गया, बी पॉइंट है इसका हाईएस्ट पॉइंट, सी है वो पॉइंट, यहाँ पर ये प्रोजेक्टाइल लैंड किया। मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज, ध्यान से सुनना है, व्हाट इज चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड, स्पीड फ्रॉम A टू B, A से B तक जाते हुए स्पीड में क्या चेंज आया। तो देखो बेटा, A पॉइंट पे स्पीड कितनी थी u, B पॉइंट पे ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, प्रोजेक्टाइल हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, इसके पास स्पीड कितनी बचेगी u cos थीटा। तो बेसिकली यहाँ पर लॉस होगा, तो मैं इसका आंसर क्या लिखूंगा, देयर विल बी लॉस या डिक्रीज इन स्पीड। स्पीड कितनी कम हो जाएगी,
u minus u cos theta. This is the loss in speed. क्या ये क्लियर है? इतनी स्पीड कम हो जाएगी। अब अगर मेरे से पूछा जाए what is change in velocity, what is change in velocity, change in velocity from point A to B, बोलो बेटा A से B तक जाते हुए वेलोसिटी में क्या चेंज आया? A पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। B पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट हो गया 0। क्लियर है? अगर मुझे वैसे तो मुझे पता लॉस होगा, है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड कम होगी, v cos थीटा कंपोनेंट तो सेम रहेगा, सो u cos थीटा, बट वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया है। तो अगर मैं सिर्फ चेंज लिखूं, चेंज इन वेलोसिटी, जनरली चेंज का फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल, तो आप क्या लिखोगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, ये दोनों कट जाएंगे, मेरे पास बचेगा माइनस u sin थीटा j कैप। And if I just want to write down magnitude of change in velocity, I will get u sin theta। देखो बच्चों कैसे फर्क पड़ रहे हैं स्पीड एंड वेलोसिटी की वजह से। अब सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ what is change in kinetic energy, change in kinetic energy from point A to B, change in kinetic energy फ्रॉम A to B, बोलो बच्चों। A पॉइंट पे किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको आता है, किनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A, दिस इज हाफ mu स्क्वायर। किनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B, क्योंकि सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा, तो ये आएगा u cos थीटा होल स्क्वायर। तो अगर मैं चेंज लिखूं, चेंज का मतलब होता है हमारे पास फाइनल किनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल किनेटिक एनर्जी, यही आएगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो हाफ mu स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बन जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। माइनस साइन यहाँ पर शो करेगा देयर इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, देयर इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। क्या ये क्लियर है? अब क्वेश्चन का अगला पार्ट है व्हाट इज change in speed from A to C, change in velocity from A to C। okay, so let us try with fourth part of the question। fourth part है हमारे पास what is change in speed from point A to C। जब ये बॉडी लैंड करती है तो इसकी वेलोसिटी u इसी तरफ होगी, इस u वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बनेंगे। हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वैल्यू रहेगी u cos थीटा, बट जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, ये है u cos थीटा, ये है u sin थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन सेम, हॉरिजॉन्टल मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन, बट वर्टिकल कंपोनेंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, ये हो जाएगा u sin थीटा। ओके, बट अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूं तो इनिशियल स्पीड भी u है और फाइनल स्पीड भी u रहेगी, मीन्स देयर इज नो चेंज इन स्पीड फ्रॉम A to C। लेट अस गो टू फिफ्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम पॉइंट A to C। A से C तक चलिए, A से C तक u cos थीटा वाले कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आया, बट जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन हो गई है रिवर्स। पहले ये अपवर्ड था, पॉजिटिव वाई एक्सिस में था, अब ये हो गया है नेगेटिव वाई एक्सिस में, तो यहाँ पर आएगा माइनस u sin थीटा। अब जब हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज चेंज, चेंज का फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल vc माइनस va। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो u cos थीटा वाली टर्म्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, u sin थीटा वाली टर्म्स पे हमें फोकस करना पड़ेगा। वी विल गेट दिस वैल्यू माइनस 2u sin थीटा j कैप, यानी इफ वी जस्ट वांट टू राइट डाउन मैग्नीट्यूड वी विल गेट दिस वैल्यू एज 2u sin थीटा।
This is the magnitude of change in velocity. See the difference. Magnitude of change in speed is 0. Magnitude of change in velocity is not equal to 0. In fact, it is equal to 2u sine theta. Sixth and last part of this discussion, what is the change in kinetic energy from point A to C? A point पे kinetic energy half mu square, C पॉइंट पे भी kinetic energy की वैल्यू वही रहेगी. kinetic energy is a scalar quantity और क्योंकि स्पीड u रही है तो kinetic energy भी सेम रहेगी हाफ mu स्क्वायर, यानी कि there is no change in kinetic energy from point A to point C. तो हुआ क्या, A से C तक जाते हुए सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट की डायरेक्शन चेंज हुई है. पहले वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड था, अब ये घूम के डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया है. देयर इज ओनली रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. अदरवाइज किनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, स्पीड में कोई चेंज नहीं आया. बट क्योंकि डायरेक्शन में चेंज आया है, डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज आया है, तो हम कहेंगे देयर इज चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a hunter aims his gun and fires a bullet directly at a monkey on a tree. तो क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास पेड़ के ऊपर एक मंकी बैठा हुआ है. यहाँ से हंटर ने मंकी के ऊपर डायरेक्ट टारगेट किया एंड एट द इंस्टेंट बुलेट लीव्स द बैरल. जैसे ही बुलेट ने गन के बैरल को लीव किया वैसे ही मंकी ने ड्रॉप कर दिया. मंकी नीचे गिरना शुरू हो गया. विल द बुलेट हिट द मंकी? वी हैव टू जस्टिफाई आवर आंसर विद प्रॉपर मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन. ओके, क्वेश्चन समझते हैं. क्या हुआ कि एक हंटर है, उसने मंकी को डायरेक्टली टारगेट किया, फायर किया. जैसे ही फायर किया वैसे ही मंकी नीचे गिर गया. क्या अब बुलेट मंकी को हिट कर पाएगी या नहीं? तो बेसिकली क्या होगा, जो बुलेट है वो एक प्रोजेक्टाइल की तरह बिहेव करेगी. इट विल फॉलो पैराबोलिक पाथ. मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ट्री एंड हंटर के बीच का डिस्टेंस है x एंड मंकी जिस हाइट पे है सपोज दैट इज कैपिटल H. ओके, suppose bullet was fired with initial velocity u such that it makes angle theta with horizontal. क्योंकि डायरेक्ट हिट का प्लान है हंटर का, इसलिए we can say that tan theta is equal to perpendicular upon base. perpendicular upon base, इसमें कोई शक नहीं है. क्या ये क्लियर है? अब हम ये देखेंगे कितनी देर में बुलेट यहाँ तक पहुँची. ठीक है, इस लाइन तक, ट्री तक पहुँची. अब बुलेट को आगे बढ़ना है. आगे बढ़ने के लिए यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाने के लिए वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा? इट विल बी ओनली एक्स कंपोनेंट. यानी कि यहाँ पर अपने पास आएगा u cos थीटा. u cos theta is responsible for the motion of bullet in the forward direction. बुलेट को कितना आगे जाना है? बुलेट को जाना है x distance in the horizontal direction, यानी कि distance in the horizontal direction is x and velocity along the x axis is u cos theta. x axis में यानी कि horizontal direction में तो कोई acceleration है नहीं है. It is a uniform motion along the x axis. Therefore, we can calculate time by simply using distance upon speed formula, means x upon u cos theta. हमने ये कैलकुलेट किया कि कितनी देर में ये बुलेट इस वर्टिकल लाइन तक यानी कि ट्री तक पहुंचेगी. क्लियर? इज दैट ओके? अब हम ये देखेंगे कि इतना आगे बढ़ने के दौरान ये बुलेट y एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर करेगी. हम ये कैलकुलेशन डायरेक्ट भी कर सकते थे इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी से. y एंड x को डायरेक्ट रिलेट कर सकते थे विदाउट कैलकुलेशन ऑफ दिस टाइम t. ठीक है, बट मैंने ये क्यों कैलकुलेट किया है? क्योंकि हम ये देखेंगे कि बुलेट कुछ नीचे आई,
बुलेट ने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, से दिस पॉइंट इज ए, तो बुलेट ने डिस्टेंस कवर किया होगा नीचे को MA, और उतने ही टाइम में मंकी कितना नीचे आया। वी विल ट्राई टू प्रूव दैट मंकी को बुलेट पक्का से हिट करेगी, यानी कि जितनी बुलेट नीचे आई उतना ही मंकी भी नीचे गिरा होगा। क्लियर है? तो इसलिए मुझे वो टाइम कैलकुलेट करना पड़ा कि मंकी को देखना है कि वो कितना नीचे गिरेगा। फॉर दिस कैलकुलेशन मैं देखता हूँ कि मंकी को कितना नीचे गिरना पड़ेगा। उसने सिर्फ अपने हाथ छोड़ दिए हैं, उसने ड्रॉप किया है। ड्रॉप करने का मतलब है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वो t टाइम के लिए नीचे गिरा। ठीक है, उतना टाइम जितना टाइम बुलेट ने आगे जाना है, बुलेट ने उस ट्री तक या उस वर्टिकल लाइन तक पहुंचना है। यानी कि मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मंकी अलोंग y एक्सिस। नेचुरली वो ड्रॉप किया है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो y एक्सिस के अलोंग ही होगा। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। सपोज दिस वैल्यू इज s, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस। s का फॉर्मूला होगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है। यहाँ पे f का मतलब रहेगा फॉर्मूला। s कितना है हमें फाइंड आउट करना है। u है हमारे पास, मंकी के लिए u है हमारे पास 0, तो ये फर्स्ट टर्म जो है 0 हो जाएगी। g एक्सेलेरेशन की वैल्यू होगी g, टाइम हमने कैलकुलेट कर रखा है, दिस कम्स आउट x बाई यू कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये वो डिस्टेंस आ गया y एक्सिस में जो मंकी ने कवर किया। मीन्स मंकी यहाँ से कितना नीचे गिरा है, वो उतने टाइम में जितनी देर में बुलेट H पॉइंट से इस वर्टिकल लाइन तक पहुंची है। ये हमारे पास आ गई वैल्यू S। इज दैट ओके? अब हम लोग ये कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि ये बुलेट कितना नीचे आ गई। ठीक है, बुलेट वर्टिकल डायरेक्शन में कितना नीचे आ गई। सो फॉर दिस वी विल कैलकुलेट, फॉर बुलेट वी विल कैलकुलेट y। बुलेट ने y एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर किया है। हम लोग sy यानी कि y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास ay की वैल्यू हो जाएगी -g। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस आपको पता है, हम कंपोनेंट लिख सकते हैं u sin थीटा। तो फॉर्मूला बन जाएगा s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। और कितने टाइम की बात हो रही है, ये टाइम तो हम लिख ही चुके हैं। अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट करूंगा तो बेसिकली ये इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री ही बन जाएगी बच्चों। तो आप सीधा भी लिख सकते हो x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कैलकुलेट कर लेना, सेम आएगा। ठीक है, इट इज इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। मुझे टाइम तो सिर्फ बुलेट की कैलकुलेशन के लिए चाहिए था, ये देखने के लिए कि बुलेट कितना नीचे आएगी। ओके, तो ये आ गया अपने पास y की वैल्यू आ गई है। अब ये आई है s क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट जो मंकी ने कवर किया। ओके, हमने यहाँ पर एक रिलेशन लिखा था tan थीटा इज इक्वल टू h बाई एक्स। एक बार याद करते हैं कहाँ से आया था। हंटर ने डायरेक्टली मंकी पर टारगेट किया था, तो ये एंगल था थीटा, फिर उसने बुलेट फायर कर दी, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा, h बाई एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। तो x tan थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है h। y इज इक्वल टू h माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये स्टेप क्लियर है? थोड़ा सा z अरेंज करते हैं। मैं लिखूंगा h माइनस वाई इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। वीडियो को पॉज दीजिए और समझिए क्या आपका आंसर आ गया या नहीं। देखो बेटा,
नाउ इट इज अ टाइम टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट। मैं थोड़ी सी डायग्राम दोबारा से ड्रॉ करूंगा। हमारे पास देखिए, हमारे पास h माइनस वाई की वैल्यू है। y था ये वाला डिस्टेंस जो बुलेट का है फ्रॉम ग्राउंड, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द बुलेट फ्रॉम ग्राउंड। h माइनस वाई यानी कि अगर ये m पॉइंट है तो ये डिस्टेंस बच गया h माइनस वाई। क्लियर? h माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? सो दिस इज एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ बुलेट। नाउ लुक एट द डिस्टेंस कवर्ड बाय, ये तो फॉर्मूला लिखा था, ये था डिस्टेंस कवर्ड बाय मंकी। मंकी ने कितना डिस्टेंस कवर किया था? ये था हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो मंकी भी नीचे कितना आया था? इतना ही डिस्टेंस। ये देखो जो h माइनस वाई की वैल्यू है वही डिस्टेंस किसने कवर किया है? मंकी ने। तो मंकी भी उतना ही नीचे आया था। क्लियर? यानी कि जितनी या जिस पोजीशन पे बुलेट पहुंची उसी पोजीशन पे मंकी नीचे आएगा, यानी कि बुलेट विल डेफिनेटली हिट मंकी। ओके, हम रिकॉल करते हैं, हमने ना एक क्वेश्चन पहले किया था। हमने कहा था कि अगर एक टेबल से एक ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट फेंका जाए सामने और दूसरे को ड्रॉप किया जाए, दोनों सेम टाइम में ही ग्राउंड पे पहुंचते हैं। ठीक है ना? हालांकि ये क्वेश्चन था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का, बट इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को लिंक किया जा सकता है। वो कैसे? कि जो वर्टिकल, यहाँ पे हमने ये कंक्लूड किया था कि वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी सेम है। वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी सेम है। बेशक जो ए ऑब्जेक्ट है इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी एक्स्ट्रा है, बट क्योंकि नीचे गिरने का जो टाइम है दैट इज कंट्रोल्ड बाय वर्टिकल कंपोनेंट ओनली एंड इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स वर सेम, हेंस इट विल टेक या बोथ विल टेक सेम टाइम। यहाँ पर भी यही कंसेप्ट है। मंकी ने जब ड्रॉप कर दिया तो वो मूव कर रहा था मोशन अंडर ग्रेविटी, तो उसने नीचे को कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? हाफ जी टी स्क्वायर। ये जो बुलेट है उसने भी जो एक्चुअल पोजीशन है उससे कितना नीचे आना है? हाफ जी टी स्क्वायर। दिस इज डिस्टेंस कवर्ड बाय बुलेट। बुलेट को कितना नीचे आना है? हाफ जी टी स्क्वायर। टी वो टाइम है जितनी देर में जो बुलेट है वो पॉइंट ऑफ फायरिंग से इस ट्री तक पहुंची है, वो इतना ही मंकी ने नीचे गिरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को थ्रो किया गया विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। Making an angle of 30 degree with the horizontal, it hits the ground. It hits the ground at a distance of 17.3 meter. At a distance of 17.3 meter from the bottom of tower. Yeah, from the base of the tower. What is the height of the tower? हमें ये हाइट h कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर हमारी एक्चुअल फिजिक्स यूज होती है बिना किसी कैलकुलेशन के, मतलब कम से कम कैलकुलेशन के साथ परफेक्ट आंसर आएगा। अब मन में जो चिंता है कि हमने जितनी थ्योरी पढ़ी है, जितनी डेरिवेशंस पढ़ी हैं, वो सिर्फ यहाँ तक पढ़ी है। मैक्सिमम रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, सब कुछ यहाँ तक पढ़ा है। इसके नीचे की तो डिस्कशन की ही नहीं है। तो सुनो बेटा, बेसिकली तो ये एक प्रोजेक्टाइल ही है। इट इज़ गोइंग टू फॉलो अ पैराबोलिक पाथ। इसके इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा।
जो मैक्सिमम हाइट है, हॉरिजॉन्टल रेंज है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, उनकी कैलकुलेशन के लिए हमने सिर्फ यहाँ तक डिस्कशन की थी, ये हाइट लिखी थी, यहाँ पर आर या टी की वैल्यू थी। बट ये जनरल फॉर्मूला है, ये यहाँ पर कहीं पे भी सब जगह ये एप्लीकेबल रहेगा। बट यहाँ पर जो आपको ध्यान देना है वो है साइन कन्वेंशन का। सुनो बेटा, हमने जितनी डिस्कशन की थी उसमें ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से फायर किया था। बेसिकली हमने इस पॉइंट को ही ओरिजिन माना था। अगर हम इस पॉइंट को ओरिजिन मान के चलते हैं तो हमारे पास जो कंसेप्ट है, इससे ऊपर का जो डिस्टेंस कवर होगा वाई एक्सिस में वो पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस थी। इससे नीचे का जो डिस्टेंस होगा वो होगा नेगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर है बच्चों? मतलब अब आप देखोगे इस कैलकुलेशन में कि ये y की वैल्यू खुद ब खुद नेगेटिव आने वाली है। ठीक है, देखते हैं कैसे। y इज इक्वल टू, मैं इसी को सॉल्व करूंगा। देखो ध्यान से समझो, ये हमारे पास एक असिमेट्रिक पैराबोला है ना। असिमेट्रिक पैराबोला की इक्वेशन लिखी हुई है, तो इस इक्वेशन पे हमें हर एक पॉइंट डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। x कितना है हमारे पास 17.3 इंटू tan थीटा, tan 30 कितना होता है 1/√3 माइनस हाफ g 10 है, x की वैल्यू 17.3 होल स्क्वायर अपॉन u हमें गिवन है 10, इसका स्क्वायर हो गया 100, cos 30 होता है √3/2, √3/2 का हम लोगों ने कर दिया यहाँ पर स्क्वायर। तो y ये अपने पास बचा 10 माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, 2 स्टेप में कर लेंगे, कोई जल्दी नहीं है, 1/20 इंटू एक्चुअली 17.3 है, इसको मैं 10√3 लिख लेता हूँ। ठीक है, इट में बी रिटन एज 10√3। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा 5, ये यहाँ पे कैंसिल आउट होगा 20। y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -10 मीटर। y कम्स आउट -10 मीटर। ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट y है वो रेफरेंस लाइन से नीचे है। ठीक है, ओरिजिन से नीचे है। अब इस क्वेश्चन को एक और तरीके से समझते हैं। ठीक है, यहां पर तो y नेगेटिव खुद ब खुद आ गया, आपने मीनिंग निकाल लिया। मान लो इसमें क्वेश्चन क्या आता, आपको ये हाइट गिवन होती 10 मीटर, आपको हाइट गिवन होती 10 मीटर और आपको कहा जाता भाई साहब x की वैल्यू फाइंड आउट करो। तब आपसे गलती होने की थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी थी। तो आपके पास ये सिचुएशन है कि आपको अब y की वैल्यू गिवन है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मींस टावर की हाइट हमें 10 मीटर गिवन है और हमें देखना है कि टावर के बेस से ऑब्जेक्ट कितनी दूर गिरेगा। अब आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये जो 10 मीटर है ये ओरिजिन से नीचे है, नेगेटिव y एक्सिस में है बच्चों, इसलिए आपको यहाँ पर -10 लिखना है। x हमें पता नहीं है, tan थीटा tan 30 1/√3 माइनस हाफ g की वैल्यू 10 हो जाएगी। x तो हमें भाई साहब पता नहीं है, डिवाइडेड बाई u स्क्वायर हो गया हमारे पास 100, cos 30 होता है √3/2, उसका कर दिया स्क्वायर। यहाँ से बेटा ये हमारे पास बन जाएगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यू कैन सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। Main point is take care of this negative sign. Next question. A particle is projected with initial velocity 9.8 meter per second from a height 29.4 meter from the ground, and we are going to calculate time taken by this particle to reach the ground. Okay. सो इस तरह का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं पड़ा, हम लोग कंसेप्चुअली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। हमें देखना है कि इस पार्टिकल को नीचे गिरने में 29.4 मीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा। हम अपनी डिस्कशन को 2 परपेंडिकुलर एक्सिस में डिस्कस कर सकते हैं।
हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। नीचे गिरने के लिए 29.4 मीटर कवर करने के लिए वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? इट शुड बी वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? जिस तरफ एंगल ना हो उस तरफ होता है साइन थीटा, यानी कि u साइन थीटा। u की वैल्यू है 9.8, साइन 30 हो जाएगा 1/2, तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 4.9 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा। हमें नहीं चाहिए, हमसे नहीं पूछा गया व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। अगर हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करनी होती तब हम इस कंपोनेंट को भी यूज करते। दैट इज माय पॉइंट। वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट टाइम, वो टाइम जो इसे नीचे गिरने में लगेगा। वी विल फोकस ऑन मोशन अलोंग y एक्सिस। हमें इस पॉइंट को ओरिजिन मान के चलना है। आसान रखने के लिए मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को ही पॉजिटिव y एक्सिस मान लेता हूं और राइट साइड को पॉजिटिव x एक्सिस मान लेता हूं। फिलहाल तो हम सिर्फ y एक्सिस पे ही फोकस कर रहे हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। ओके, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस? ये हमने कैलकुलेट कर ली है 4.9 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे, क्योंकि बॉडी नीचे को गिर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिवली है, तो g की वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी। एंड वी आर जस्ट गोइंग टू फाइंड आउट टाइम। हमारे पास sy का फॉर्मूला है बच्चों, uyt प्लस हाफ ay/t स्क्वायर। बेसिकली g क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ay को रिप्रेजेंट कर रही है। तो sy की वैल्यू है 29.4 इज इक्वल टू 4.9 इंटू t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर 4.9.8 इंटू टी स्क्वायर। ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, या यूं कह लो कि 4.9 से मैंने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। ये मेरे ख्याल से बन जाएगा 6। हमारे पास इक्वेशन बनेगी टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको फैक्टराइज करना चाहें तो इसके फैक्टर्स बनने चाहिए 3 and 2। आई कैन राइट डाउन t माइनस 3 इंटू टी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और गलत हो गया, इधर प्लस आएगा इधर माइनस आएगा। दिस शुड बी करेक्ट। यस, ये सही हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास t की वैल्यू हो जाएगी 2 सेकेंड, t की वैल्यू 3 सेकेंड तो पॉसिबल, -3 सेकेंड तो पॉसिबल नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर इज 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में ये बॉडी लैंड कर जाएगी, ग्राउंड तक पहुंच जाएगी। क्या अब आप लोग इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट कर सकते हो? क्वेश्चन में पूछा नहीं गया। वैसे ये आपको समझ में आ गया कि 2 सेकंड में ये नीचे गिरेगी, बट 2 सेकंड में आगे कितना जाएगी? 2 सेकंड में आगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो है उसमें मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, तो हमें हाफ ए टी स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है। u इंटू टी। वट इज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस? u cos 30। cos 30 कितना है बेटा? √3/2। एंड टाइम, वो टाइम जितनी देर में ये आगे जाएगी वो है 2 सेकेंड। ये हमने सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आंसर आ गया 9.8 √3 मीटर। ओके।